जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है पूंजीवादी विचारधारा के विषय में। पूंजीवादी विचारधारा क्या है उसको समझेंगे और उसका विकास किस प्रकार से हुआ, उसकी विशेषता क्या है, उसमें गुण क्या है, उसमें दोष क्या है, इन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। इससे पहले के जो क्लासेस कराए गए हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो विजिट कीजिए चैनल पर। आपको विभिन्न प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, जैसे कि बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट, हिस्ट्री पेपर सेकंड, पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड, सभी आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पूंजीवादी विचारधारा के विषय में। फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको सब चीज़ें बता ही दी हैं कि कहाँ पर PDF नोट्स मिलेंगे, कहाँ पर क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, सब जानकारी आपको पहले से मिल चुकी हैं। तो हम चलिए सीधे पूंजीवाद को समझते हैं। एक प्रकार से हम समझें तो अर्थव्यवस्था जो है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें से हम अभी पूंजीवादी विचारधारा को पढ़ेंगे। पूंजीवादी विचारधारा का अर्थ क्या है, एक प्रकार से आप समझ लीजिए, इसमें सभी जिम्मेदारी जो रहती है वह निजी स्वामित्व एक प्रकार से इसमें रहता है। इसमें उस उत्पादन के साधन जो है निजी व्यक्तियों के हाथों में रहता है, और इसका पूरा उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। परंतु वहीं पर समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझें, समाजवादी विचारधारा को समझें, तो उसमें उत्पादन के साधन जो है राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं, और उसका उद्देश्य क्या होता है? जनता का कल्याण करना और समानता लाना। क्योंकि पूंजीवादी जो विचारधारा है उसमें कोई व्यक्ति जो है कमा रहा है वह अमीर से अमीर हो जा रहा है, जैसे कि अंबानी हो जा रहा है। कोई इसी देश में ऐसा भी व्यक्ति है जिसको खाने के लिए भी भोजन नहीं मिल रहा है। तो पूंजीवादी जो विचारधारा है वह क्या करती है कि असमानता फैलाती है। भारत में तो मिश्रित विचारधारा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा दोनों को समायोजित करके यहाँ की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में चुना गया है। यहाँ पर राज्य के नियंत्रण में भी अधिक से अधिक चीज़ें हैं, और यहाँ पर कंपनियाँ भी एक प्रकार से अपना कार्य करती रहती हैं, अधिक से अधिक धन कमाने का कार्य करती रहती हैं। तो पूंजीवादी विचारधारा आप समझ ही गए होंगे, आपको हमने पहले सरल भाषा में समझा दिया। अब हम आगे देखेंगे। पूंजीवादी उदारवादी विचारधारा का आर्थिक आयाम है, जो व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है, और इसी के नाते यह खुली प्रतियोगिता और खुले बाजार पर बल देता है, जिसमें राज्य की भूमिका नगण्य होती है। हमने आपको पहले ही बताया कि जो पूंजीवाद विचारधारा होती है इसमें राज्य की भूमिका नगण्य होती है। इसमें पूरा जो स्वामित्व होता है वह निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। पूंजीवाद विचारधारा का अर्थ क्या है कि पूंजीवाद जो है वह एक ऐसी आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन जमीन, मशीन, कारखाना, पूंजी आदि निजी स्वामित्व में होते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी किसी व्यक्ति ने खोली, शुरुआत की उसकी, तो उसमें ज़मीन भी व्यक्ति का रहेगा, उसमें मशीन जो लगाएगा, कारखाना करेगा, जो व्यापार एक प्रकार से मजदूरों को वह अपने अंडर में रखेगा, उसको खुद से सैलरी देगा, उसमें राज्य की जो भूमिका है वह नगण्य रहेगी। मुनाफा कमाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, यह भी हमने आपको बता ही दिया है। और बाजार की मांग और आपूर्ति जो है उत्पादन व मूल्य निर्धारण तय करती है। अर्थात किसी भी वस्तु की, जो कारखाना लगाया है किसी वस्तु का मान लीजिए, तो उस वस्तु की जो मूल्य निर्धारण है वह किस आधार पर होगी कि उसमें उत्पादन में कितना खर्च आ रहा है और बाजार में उसकी कितनी मांग है, उसकी मांग को पूर्ण करने के लिए हम उत्पादन कितना कर पा रहे हैं, इसके आधार पर उसके मूल्य का निर्धारण होता है। आगे हम देखेंगे व्यक्ति को संपत्ति रखने, व्यापार करने और प्रतिस्पर्धा करने की स्वतंत्रता होती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति रख सकता है, व्यापार करने और कंपटीशन करने की स्वतंत्रता एक प्रकार से उसको है। सरल शब्दों में हम समझें तो पूंजीवाद बराबर क्या होता है? निजी स्वामित्व होता है, मुक्त बाजार होते हैं और मुनाफे पर आधारित यह अर्थव्यवस्था होती है। और इसी का एक प्रकार से अपोजिट क्या होता है? समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी। उसमें क्या होता है? राज्य का स्वामित्व होता है, उसमें जो है जन कल्याण
करना होता है। पूंजीवाद के विषय में विद्वानों में भिन्न भिन्न मत हैं। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने इसकी विशेषताओं के आधार पर दिया हुआ है, जिसमें से सबसे पहले हम लॉक्स एवं छूट महोदय के अनुसार देखेंगे कि उन्होंने पूंजीवाद को क्या बताया है। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत स्वामित्व पाया जाता है और मानवकृत एवं प्राकृतिक संसाधनों को व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। हमने सरल भाषा में पहले ही आपको बता दिया, पूंजीवाद मतलब यही आप समझिए कि उसमें निजी स्वामित्व होता है, व्यक्तिगत स्वामित्व होता है और उसका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। वही अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार उसकी परिभाषा अलग अलग दी हुई है। एक बार आप समझ जाएंगे तो अच्छे से आप उसको कर पाएंगे। किसी भी आप जैसे हमने पहले चैप्टर में ही बताया कि आप अपना सरल रूप में जो परिभाषा समझे हैं उसको लिख देंगे, साथ ही साथ किसी विद्वान के नाम के साथ अगर आप लिख देते हैं तो आपको बेहतरीन अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि एक इफ़ेक्ट पड़ता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, विद्वान के विषय में उसे पता है। इसलिए कुछ भी हम बताते हैं तो आपको विद्वान के द्वारा दी गई परिभाषा को अवश्य बताते हैं। पीगू ने पूंजीवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि पूंजीवाद अर्थ प्रणाली वह है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों का अधिकार अथवा उपयोग का अधिकार कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है और इन संसाधनों का संचालन इन व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि इनकी सहायता से जो वस्तुएं अथवा सेवाएं उत्पन्न हों उनके द्वारा लाभ कमाया जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पत्ति के साधनों का प्रमुख भाग जो है पूंजीवादी उद्योगों में कार्यरत होता है। आप एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं कि कोई प्राइवेट स्कूल है, वह बेहतरीन तरीके से किसी मैनेजर के द्वारा संचालित किया जा रहा है, अधिक से अधिक वह लाभ कमा ही रहे हैं, लेकिन उसमें जो है व्यवस्था जब अच्छी देंगे तो बच्चे आएंगे और बच्चे जब अधिक आएंगे तभी उनको अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो उनका मुख्य मोटिव क्या होता है कि वो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। उस अधिक से अधिक लाभ कमाने के चक्कर में उनको स्टूडेंट्स चाहिए, और स्टूडेंट्स कब आएंगे, गार्जियन कब स्टूडेंट्स को भेजेंगे अपने बच्चों को, जब उसमें अच्छी पढ़ाई हो, हर चीज़ की व्यवस्था अच्छी हो। तो प्राइवेट स्कूल में अच्छी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, अच्छी पढ़ाई देखने को मिलती है, सब कुछ नियमित ढंग से चलता है। परंतु जो सरकारी स्कूल है वह एक बार उनको दे दिया गया, जो भी टीचर हैं उनको सैलरी आनी ही आनी है, वह पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, आके बैठ जाते हैं, बच्चों को गेम खिलवाते हैं, खुद मोबाइल चला के बैठते रहते हैं। और अगर कह दिया जाए कि जैसे कि स्कूल बंद कर दिया जाएगा अगर आप नहीं पढ़ा पाते हैं, मर्ज कर दिया जाएगा, तो एक प्रकार से वह विद्रोह पे उतर आते हैं। उनको क्या चाहिए कि अच्छे से वह पढ़ाएं, सरकारी व्यवस्था इतना ज़्यादा सरकार उनके ऊपर धन लगा रही है, उनको पढ़ाना चाहिए अच्छे से सरकारी स्कूल चलेंगे तो जनता को भी लाभ होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई पैसा ही नहीं लगता है, कम से कम दाम में वह अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे, लेकिन व्यवस्था ही बेकार हो जा रही है। तो ये आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आगे हम देखेंगे जो पीगू ने परिभाषा दिया उससे क्या क्या विशेषताएं निकल के आती हैं। सबसे पहली विशेषता क्या होती है, पूंजीवादी प्रणाली में निजी संपत्ति का अधिकार होता है, यह तो आप समझ ही रहे हैं, जिसका प्रयोग उन व्यक्तियों के द्वारा स्वयं के लाभ कमाने के लिए किया जाता है। उत्पत्ति के साधनों पर जिन व्यक्तियों का अधिकार होता है वे सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होते हैं, और दूसरे शब्दों में उनकी उत्पादन क्रियाओं पर सरकार का कोई नियंत्रण एवं हस्तक्षेप नहीं होता है। तीसरा है उत्पादन का एकमात्र उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, और इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही उत्पादक विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में साधनों का आवंटन करते हैं। ये तो हो गए, आप समझ चुके होंगे पूंजीवाद विचारधारा को अच्छे से। एक और विद्वान के द्वारा हम परिभाषा देखेंगे। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वह आर्थिक तानाशाही की प्रतिरोधी है। उत्पादन के क्षेत्र में कोई केंद्रीय आयोजन नहीं होता है। राज्य के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आर्थिक फैसले और आर्थिक क्रियाएं करता है, क्योंकि वह प्रत्येक उत्पत्ति के साधन का स्वामी होता है, जिनको वह अपने इच्छानुसार किसी भी प्रयोग में लगातार आय अर्जन कर सकता है। जो पूंजीवाद है उसका विकास कैसे हुआ, अभी तक हमने क्या समझ लिया, पूंजीवाद का अर्थ क्या है, पूंजीवाद का उद्देश्य क्या है, पूंजीवाद जो विचारधारा है, पूंजीवाद का एक प्रकार से विभिन्न विद्वानों के द्वारा हमने परिभाषा देख ली। हर एक चीज़ अच्छे से आपको समझाया गया है। अगर कोई भी डाउट किसी भी पॉइंट में आपको होता है तुरंत कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आगे हम क्या देखेंगे कि पूंजीवाद जो विचारधारा है
उसका विकास कैसे हुआ, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास कैसे हुआ। तो पूंजीवादी जो वस्तुतः पुराना विचार है जिसके मूल मानव की प्रकृति में निहित है और लोगों की आर्थिक आवश्यकता यह रही है जिन्हें संतुष्ट करने के लिए उन्होंने वस्तुओं का लेन देन किया और किसी ने उन्हें बनाया तो किसी ने उन्हें बेचा या खरीदा। एक प्रकार से पूंजीवाद का विकास ऐतिहासिक रूप में कई चरणों में विभाजित है। सबसे पहले प्रारंभिक पूंजीवाद जो है वह 15वीं-16वीं सदी का है। यूरोप में सामंतवाद के पतन के बाद इसका जन्म हुआ है। भौगोलिक खोजों से व्यापार का विस्तार हुआ। 15वीं-16वीं सदी की बात है जब 1498 में आपने देखना होगा पुर्तगाली भारत आए हुए थे। तो वह क्या किए थे, एक व्यापार के मार्ग की खोज किए थे। वह भारत की खोज नहीं किए हुए थे। उनका जो स्थलीय मार्ग था उसमें अवरोध उत्पन्न होने लगा, वह व्यापार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने जलीय मार्ग का, समुद्री मार्ग का खोज किया। तो वही 1498 जब उसने मार्ग का खोज कर लिया तो व्यापार का विस्तार होने लगा, अधिक मात्रा में व्यापार होने लगा, व्यापारी वर्ग मजबूत हुआ और व्यापारी पूंजीवाद एक प्रकार से उस समय उभरा। ये प्रारंभिक पूंजीवाद। दूसरा था व्यापारी पूंजीवाद जो कि 16वीं से 18वीं सदी तक चला। इस दौर को क्या कहते हैं, मर्चेंटलिज्म कहा जाता है और यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेश बनाए और व्यापारिक कंपनियां जैसी उभरी। जैसे कि उस समय आप यहाँ पर पहले वह आए थे व्यापार करने, फिर यहाँ पर जब ज़्यादा लाभ उन्हें मिलने लगा भारत में तो वह विभिन्न कंपनियां बनाने लगे व्यापार करने के लिए और एक प्रकार से यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेश बनाना अपना शुरू किया और विभिन्न कंपनियां जो हैं व्यापारिक उभरी। उसके बाद सोना चांदी इकट्ठा वह करने लगे, व्यापार से मुनाफा कमाना ही उनका मुख्य लक्ष्य हुआ करता था। तीसरा आता है औद्योगिक पूंजीवाद जो कि 18वीं से 19वीं सदी तक चलता है। औद्योगिक क्रांति के साथ कारखाने और मशीनों का विकास हुआ, उत्पादन बड़े पैमाने पर जो है मशीनों से होने लगा। पूंजीपति वर्ग जो है और मजदूर वर्ग का विभाजन हो गया। एक प्रकार से पूंजीपति वर्ग अधिक से अधिक लाभ कमाने लगे, मजदूरों का शोषण करने लगे। दोनों में अंतर देखने को मिला और औद्योगिक पूंजीवाद की शुरुआत जो है 18वीं-19वीं सदी में हुई। चौथा है वित्तीय पूंजीवाद जो कि 19वीं से 20वीं सदी तक था। बड़े बैंक, बीमा कंपनियां और शेयर बाजार उस समय उभरे। उद्योगपतियों और वित्तीय संस्थाओं का गठजोड़ हुआ। पूंजी का नियंत्रण कुछ बड़े घरानों के हाथ में केंद्रित होने लगा। पांचवा और लास्ट इसका विकास का चरण है आधुनिक या वैश्विक पूंजीवाद जो कि 20वीं सदी के बाद अभी चल रहा है। आज पूंजीवाद वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई हैं। तकनीक, सूचना और सेवा क्षेत्र में इसका मुख्य आधार एक प्रकार से बन गए हैं। यह आपने समझा कि पूंजीवाद का कैसे विकास हुआ। अगला है पूंजीवाद की विशेषताएं क्या हैं। पहली तो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, दूसरी विशेषता है वस्तु उत्पादन, तीसरी है मुक्त श्रम। ये सभी जो है पूंजीवाद की विशेषताएं हैं। पूंजीवाद के तत्व की बात करें तो सबसे पहला है पूंजीवाद वर्चस्व, दूसरा है राज्य व्यक्तिगत हितों का संरक्षक है। एक प्रकार से जो कोई भी व्यक्ति है वह अपने हितों के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए इस विचारधारा को अपनाता है। तीसरा है आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता, अर्थात वह आर्थिक कार्य कर सकते हैं, अर्थात अधिक से अधिक धन कमाने के लिए विभिन्न व्यापार कर सकते हैं, उसमें वह स्वतंत्र हैं। चौथा है धर्म एवं सदाचार में उनकी आस्था बढ़ी। पांचवा है संपत्ति पर निजी स्वामित्व उनका होने लगा। छठा है वर्गीय सामाजिक संरचना उनकी बन गई। पूंजीवादी प्रणाली के गुण की बात करें तो सबसे पहला है स्वयं संचालित। यह होता है कोई भी व्यक्ति स्वयं संचालित कर सकता है, इसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरा है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग और उत्पादकता में वृद्धि। कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, आप देखेंगे कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन वह लाने का प्रयास करते हैं क्योंकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ कमाना है। लेकिन सरकारी जो भी आपको कल कारखाने दिखेंगे उसमें क्या होगा कि उनको सैलरी मिल ही रही है, सरकारी कार्य है, एक प्रकार से वह बैठे रहते हैं, काम करते हैं, नहीं करते हैं, फिर वह निकल जाते हैं ड्यूटी पूरी करके। तीसरा है उत्पादन में प्रोत्साहन, अधिक से अधिक जब उसमें विभिन्न जो है लाभ कमाने के लिए वह लाते हैं, ऑफर लाते हैं कि आप अगर इसको जल्द से ज़्यादा उत्पादन करेंगे, श्रमिकों के लिए अधिक से अधिक जो है व्यवस्था लाते हैं, तो अगर वह अधिक उत्पादन करेंगे उनको अधिक लाभ होता है। चौथा गुण है तकनीकी विकास, जो विभिन्न मशीन्स नई से नई आने लगी जिससे क्या हुआ, उत्पादकता में वृद्धि हुई। पहले मजदूर ज़्यादा लगते थे लेकिन मशीन जब विभिन्न तकनीकी विकास हुआ तो उत्पादकता भी बढ़ी और मजदूरों का एक प्रकार से लागत भी कम लगने लगा। अगला है पूंजीवाद में क्या क्या दोष
थे, संपत्ति एवं आय की असमानताएं होने लगी, अर्थात जो अपना व्यापार करने लगे वह अधिक से अधिक धनी होने लगे, मजदूरों का शोषण होने लगा, मजदूर और से और गरीब होने लगे। दूसरा दोष है एकाधिकारी प्रवृत्ति का उदय हुआ। चौथा है पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में वह असफल रहे। पांचवा है सामाजिक कल्याण की यहाँ पर अनुपस्थिति देखने को मिलती है। निष्कर्षतः हम समझ सकते हैं पूंजीवाद ने उत्पादन, नवाचार और तकनीकी प्रगति को गति दी है, लेकिन इसमें असमानता, शोषण, बेरोजगारी और आर्थिक संकट भी उत्पन्न हुए हैं और इसी कारण समय समय पर इसके विकल्प के रूप में समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था सामने आए हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें आपको समाजवाद विचारधारा के विषय में पढ़ना है। आपको बताया गया है शुरुआत में ही कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवाद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद विचारधारा को आपने समझ लिया। समाजवादी विचारधारा को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। पूंजीवाद विचारधारा का अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो अमेरिका या ब्रिटेन में पूंजीवाद विचारधारा दोनों जगह पर लागू है। समाजवादी विचारधारा रूस में है और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वह भारत में है। तो इस प्रकार से आपका यह चैनल जो है वीडियो लेक्चर समाप्त होता है चैप्टर। आप यह टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको विभिन्न यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलते हैं और यहां पर आपस में डिस्कस कर सकते हैं। आप ज्वाइन होकर बच्चे या हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जो टेलीग्राम नहीं यूज कर सकते वो व्हाट्सअप चैनल सब्सक्राइब करें। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के नोट्स आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएंगे। पेपर फर्स्ट का 25, पेपर सेकंड का 25, मात्र 50 रुपये में आपको दोनों नोट्स बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे विद सोल्यूशन, उसके भी नोट्स मिल जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी आपको नोट्स मिल जाएंगे मात्र 25 रुपये में। 25 रुपये आपके लिए ज़्यादा नहीं है, आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं लेना तो यहाँ पर क्लासेस करिए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक अवश्य किया करिए, कमेंट कर दिया करिए कैसी लगी आपको लेक्चर, या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।